नमस्ते, मैं अभय कुमार दुबे बोल रहा हूँ। 4 पीएम के दर्शकों को मेरी तरफ से नए साल का अभिवादन। और इस नए साल में मैं आपके सामने पहली वार्ता लेकर आ रहा हूँ। वो वार्ता आपको थोड़ी दिलचस्प लगेगी, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी की उन 4 बेचैनियों के बारे में चर्चा करेगी, जो इस नए साल में नरेंद्र मोदी को बहुत सताने वाली हैं। लोग मानते हैं कि मैं उनका आलोचक हूँ, भारतीय जनता पार्टी का आलोचक हूँ या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आलोचक हूँ, इसलिए हमेशा मैं उनकी बेचैनियों और मुश्किलों की बात करता हूँ। लेकिन आप ये बात छोड़ दीजिए और जरा मेरी नजर से एक बार देखिए कि मोदी जी 2025 में किस तरह इन बेचैनियों का सामना करेंगे। तब आपको लगेगा कि मैं जो बात कह रहा हूँ वो कितनी महत्वपूर्ण है। देखिए, नरेंद्र मोदी की 2025 की सबसे बड़ी बेचैनी, जो कि इस जनवरी के महीने में शुरू हो चुकी है, फरवरी में अपने चरम पर पहुंचेगी। और उसके बाद अगर फरवरी में वो बेचैनी दूर नहीं हुई, बढ़ेगी, इसका ज्यादा अंदेशा आएगा उस बेचैनी के बढ़ने का, फिर ये अक्टूबर नवंबर में जाकर फिर से बेचैन होगी। यानी फरवरी में दिल्ली का चुनाव होगा और साल के आखिरी महीनों में बिहार का चुनाव होगा। ये 2025 है। नरेंद्र मोदी की पूरी कोशिश होगी कि 2025 को किसी भी कीमत पर 2015 न बनने दें। अब आप सोचेंगे कि 2015 और 2025 के बीच में क्या रिश्ता है। बात 10 साल पुरानी है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, याद करने काबिल है। और वो अगर हम उसे याद करेंगे तो हमारे सामने वो एक ऐसा परिप्रेक्ष्य पेश करेगी जिससे हमें 2025 की शक्ल सूरत और उसकी संभावनाएं एक नए तरीके से दिखाई पड़ेंगी। याद कीजिए 2015 में क्या हुआ था। 2015 की फरवरी में दिल्ली में इसी प्रकार चुनाव हुआ था। जनवरी में आचार संहिता लागू हो गई थी। चुनाव प्रचार दिल्ली की जबरदस्त सर्दी में अपने चरम पर था। और फरवरी में जाकर जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। आम आदमी पार्टी ने 67 की विधानसभा में 67 सीटें जीती और भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 3 सीटें प्राप्त हुई। तब हम लोग मजाक में कहा करते थे कि भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि सीबीआई में अर्जी लगाए और ये पता लगाए कि ये 3 सीटें उसने किस तरीके से जीती, सीबीआई उसे जांच करके बताए। और उसके बाद आया बिहार का चुनाव। बिहार में उस वक्त तक नीतीश कुमार ने लालू यादव के साथ मिलकर महागठबंधन बना लिया था। अमित शाह ने पूरी कोशिश की। वो पटना के मौर्य शेरेटन में जाकर बैठ गए और उन्होंने वहां से जबरदस्त रूप से अपना चुनाव चलाया, चुनाव प्रचार चलाया। चुनाव के आखिर आते आते थे उन्होंने अपना वो मशहूर डायलॉग भी बोला कि अगर बिहार में भाजपा हार गई तो पाकिस्तान के अंदर पटाखे फूटेंगे। लेकिन इसके बावजूद क्या हुआ, भाजपा की कोई 50 के आसपास सीटें रह गई और महागठबंधन ने बहुत ही जबरदस्त जीत हासिल की। इन 2 चुनावों में हुई करारी पराजय का नतीजा ये निकला कि नरेंद्र मोदी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी को पहली बार अपनी दम पर बहुमत दिलाया था, उनकी वो पूरी की पूरी छवि जो है वो धूमिल हो गई। और उस प्रक्रिया में जो एक पार्टी के बुजुर्ग नेताओं को जिन्होंने मार्गदर्शक मंडल नाम के कमरे में बैठाकर बाहर से कमरा बंद कर दिया था, वो दरवाजा खुल गया। उस दरवाजे पर दस्तक दी अरुण शौरी ने। वो उस दरवाजे के अंदर गए और उन्होंने तमाम बुजुर्ग नेताओं से मुलाकात की। उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी से मुलाकात की, उन्होंने मुरली मनोहर जोशी से मुलाकात की, उन्होंने यशवंत सिन्हा से संपर्क स्थापित किया। और देखते देखते उस मार्गदर्शक मंडल से एक ऐसा पत्र निकला, एक ऐसी चिट्ठी निकली जिसको मेरा अंदाज ये है कि शायद अरुण शौरी ने ही ड्राफ्ट किया था। और उस चिट्ठी ने नरेंद्र मोदी के 1 साल पुराने, करीब 1-1.5 साल पुराने शासन की नींव हिला दी। नरेंद्र मोदी की छवि के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया। भारतीय जनता पार्टी के भीतर और संघ परिवार के भीतर इन 2 चुनावी पराजयों ने और मार्गदर्शक मंडल से निकले हुए उस खत ने एक ऐसी भगदड़ मचा दी। उससे जो उनकी साख गिरी, उस साख से बचने के लिए नरेंद्र मोदी को 2 बहुत बड़े दांव खेलने पड़े। पहले तो वो सकपकाए, धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को संभाला और उन्होंने 2 बड़े दांव खेले। पहला बड़ा दांव उन्होंने खेला 2016 में, जब उन्होंने एक धमाकेदार निर्णय लिया, इसको हम लोग नोटबंदी के नाम से जानते हैं। उस नोटबंदी वाले निर्णय के बाद में 2017 में, उसके 1 साल बाद, फिर नरेंद्र मोदी ने जबरदस्त तरीके से उत्तर प्रदेश का चुनाव जीता। अगर ये 2 घटनाएं नहीं होती और नरेंद्र मोदी के पक्ष में नहीं आती, अगर नोटबंदी नरेंद्र मोदी के पक्ष में न जाती और अगर उत्तर प्रदेश का चुनाव इतने जबरदस्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी न जीतती, तो 2015 में हुई इन 2 चुनावों की पराजय से
नरेंद्र मोदी के गुब्बारे की पूरी तरीके से हवा निकल जाती। तो नरेंद्र मोदी कतई नहीं चाहते कि 2015 की किसी भी तरीके से कोई पुनरावृत्ति हो। वो इसके दोहराव को रोकना चाहते हैं। इस दोहराव को रोकने के लिए ही जब 2019 में उन्होंने दोबारा लोकसभा का चुनाव जीता, तो 2020 में फिर से खतरा पैदा हुआ कि कहीं ये 2020-2015 न बन जाए। इसके लिए दिल्ली में नरेंद्र मोदी ने शाहीन बाग के मसले को लेकर अपने केंद्रीय मंत्रियों को और तमाम सांसदों को उतारा और उन्होंने एक जहरीला सांप्रदायिक प्रचार किया। इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी ने फिर से एक जबरदस्त जीत हासिल की और 63 सीटें उन्होंने हासिल की और फिर से भारतीय जनता पार्टी 62 सीटें हासिल की। भारतीय जनता पार्टी 8 सीटों पर सिमट कर रह गई। लेकिन फरवरी का ये झटका, इससे पहले कि अक्टूबर नवंबर तक पहुंचते पहुंचते 2015 का दोहराव कर पाता, किसी तरीके से कोशिश करके भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार की मदद से बिहार में अपनी सरकार बना ली। वहां भी देखिए वो नाकाम होते होते रह गए। तेजस्वी यादव ने एक शानदार चुनाव लड़ा, उन्होंने बेरोजगारी को मुद्दा बनाया और उसको केंद्र कर राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़े दल के रूप में बिहार विधानसभा में उभरा। लेकिन कुछ ऐसा घटनाक्रम चला, चुनाव में कुछ ऐसा प्रबंधन भारतीय जनता पार्टी करने में कामयाब रही कि जिस बहुमत की तेजस्वी यादव को तलाश थी, वो बहुमत उन्हें नहीं प्राप्त हो पाया। तो किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी, उनके रणनीतिकार 2020 को 2015 बनने से रोक पाए। अब उनके सामने फिर से वही चुनौती है कि वे 2025 को 2015 न बनने दें। उसके लिए 1.5 साल पहले से कोशिश चल रही है। मैं ये मानता हूं करीब 2 साल पहले से कोशिश चल रही है। दिल्ली को एक पूरी प्रयोगशाला उन्होंने बना रखा है कि सबसे पहले दिल्ली में चुनाव न जीतने दें अरविंद केजरीवाल को, और उसके बाद फिर बिहार में फिर से तेजस्वी यादव को आप राजनीतिक रूप से आगे बढ़ने से रोक सकें। इसकी पूरी कोशिश वो कर रहे हैं। दिल्ली में उन्होंने पीएमएलए कानून के जरिए पहले आम आदमी पार्टी के पूरे नेतृत्व को जेलों में डाला और इस वक्त वो वोटर लिस्टों में तब्दीली करके किसी तरीके से आम आदमी पार्टी के हाथ से पूरी पहलकदमी छीनना चाहते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर के जरिए उन्होंने आम आदमी पार्टी की सरकार को किसी भी किस्म की घोषणाएं करने से रोक दिया है। उनकी हर घोषणा के ऊपर शक का माहौल बनाया जा रहा है। इसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से काफी आगे है, या इतनी आगे है कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो आम आदमी पार्टी को चुनाव जीतने से रोक पाएंगे। इसलिए अंततः कुल मिलाकर उनके लिए चारा यही रह जाता है कि भले ही वो दिल्ली का चुनाव तीसरी बार भी लगातार हार जाएं, कि बिहार का चुनाव किसी तरह हाथ से ना निकलने पाए। अगर दिल्ली का चुनाव हारने के बाद बिहार का चुनाव हाथ से निकल गया, तब आप मान लीजिए कि 2025 निश्चित रूप से 2015 बन जाएगा। इस बार परिस्थिति 2014 और 2019 से भी ज्यादा विषम है, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी बहुमत खो चुके हैं। और अगर बिहार में नीतीश कुमार ने किसी किस्म की कोई गड़बड़ी कर दी या एनडीए की रणनीति वहां पर कामयाब नहीं हो पाई और बिहार में सत्ता उनके हाथ से निकल गई, तब फिर नरेंद्र मोदी के लिए बहुत मुश्किल होगा कि वे 2026 में या 2027 तक उत्तर प्रदेश के चुनाव तक भारतीय जनता पार्टी की पूरी लगाम और सरकार की लगाम अपने हाथ में रख पाए। इसलिए नरेंद्र मोदी की पहली बेचैनी ये है 2025 की, इसको वो 2015 बनने से किसी न किसी तरीके से रोकें। उसके लिए वो चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल को अच्छा प्रदर्शन करने से रोकें, भले ही वो उनको सरकार बनाने से न रोक पाए, और दूसरी तरफ बिहार में सरकार बनाना तो उनके लिए हर कीमत पर जरूरी है। बिहार में चूके कि राजनीति में भी पूरी तरीके से चूक जाएंगे। दूसरी बेचैनी नरेंद्र मोदी की यह है कि वो नई उभरती हुई हिंदुत्ववादी शक्तियों को कैसे अनुशासित करें। ये नई उभरती हुई हिंदुत्ववादी शक्तियां कौन है? ये वे शक्तियां हैं जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में नहीं आती। ये वे शक्तियां हैं जिनको नरेंद्र मोदी की सरकार वजीफे नहीं देती।
ये वे शक्तियां हैं जो किसी संघ के प्रचारक के आदेश पर काम नहीं करती। मसलन नरेंद्र मोदी हर साल अल्पसंख्यकों के प्रति हृदय में सम्मान और दर्द का ढोंग करने के लिए अजमेर शरीफ की दरगाह के ऊपर चादर भेजा करते हैं। पिछली साल उन्होंने ये चादर स्मृति ईरानी के जरिए वहां भिजवाई थी। इस साल फिर से उन्होंने वहां चादर भिजवाई ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के मजार पर चढ़ाने के लिए। लेकिन जैसे ही उन्होंने वहां चादर भिजवाई, वैसे हिंदू सेना ने इस बात पे आपत्ति दर्ज की। किसने आपत्ति दर्ज की? हिंदू सेना ने आपत्ति दर्ज की, जो अपने आप को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी से ही बड़ा हिंदुत्ववादी मानती है। उसने कहा नरेंद्र मोदी ने ये गलत काम किया, उन्हें ये नहीं करना चाहिए था, वो अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण कर रहे हैं। अजमेर सरकार एक विवादित जगह है और वो मामला अदालत में है, इसलिए नरेंद्र मोदी ये नहीं कर सकते। अब आप अंदाज लगाइए, हिंदू सेना को कौन अनुशासित करेगा? वो सरसंघ चालक के भाषण के मुताबिक अनुशासित होने के लिए तैयार नहीं है। वो नरेंद्र मोदी की भिजवाई हुई चादर का विरोध कर रही है। तो हिंदू सेना क्या है? हिंदू सेना मंदिर के कलश पर बैठा हुआ वो पक्षी है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत की निगाह में गरुड़ नहीं बल्कि कौवा है। उन्होंने कहा है ना अपने वक्तव्य में, उन्होंने अपने बहुचर्चित वक्तव्य में कहा है कि मंदिर की कलश पर बैठा हुआ कौवा केवल इसलिए गरुड़ नहीं हो जाता क्योंकि वो मंदिर के कलश पर बैठा हुआ है। तो जो लोग हिंदुत्ववादी राजनीति के महासरपंच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नियंत्रण में रहकर नहीं काम कर पाएंगे, उनको वो कौवा घोषित कर देंगे, और जो लोग उनके मुताबिक काम करेंगे, उनके कथनानुसार, उनकी योजना के मुताबिक अपनी उड़ानें भरेंगे, नियंत्रित तरीके से अल्पसंख्यक विरोध करेंगे, नियंत्रित तरीके से अल्पसंख्यकों के खिलाफ घृणा परोसेंगे, उनको वो गरुड़ करार देंगे। वो इसलिए संभल में जो हो रहा है वो गरुड़ों का काम है। जो दिल्ली की जामा मस्जिद पे आपत्ति कर रहे हैं और अजमेर की दरगाह पे आपत्ति कर रहे हैं, वो कौओं का काम है। इन लोगों के मुताबिक आप समझ सकते हैं कि गरुड़ों और कौओं में क्या फर्क है। ये जो फर्क किया जा रहा है, ये उन्हीं बेचैनियों का फलितार्थ है जो बेचैनियां 2025 में इन लोगों को हिंदुत्ववादी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा परेशान करने वाली है। संभल में होने वाली गतिविधियों की ऊपर कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि वो नियंत्रित तरीके से, नियोजित तरीके से उनकी राजनीति गोटी लाल करने के लिए हो रहा है। वो जब चाहेंगे तब उसको रोक देंगे क्योंकि उनकी लगाम उसके हाथ में है, जब चाहेंगे तो उसको रफ्तार दे देंगे। जबकि अगर आप कल्पना कीजिए कि जिस जमाने में अभी कुछ दिन पहले की बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, जब नूपुर शर्मा ने, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता थी, और एक दिल्ली स्तर के एक प्रवक्ता ने पैगंबर हजरत मोहम्मद के खिलाफ कुछ अपमानजनक बातें कही, तो उससे नरेंद्र मोदी की जो मध्य पूर्व संबंधी राजनीति थी, सऊदी अरब संबंधी राजनीति थी, कुवैत संबंधी राजनीति थी, संयुक्त अरब अमीरात संबंधी राजनीति थी, उस राजनीति के ऊपर सवालिया निशान लग गए। फौरन ही नूपुर शर्मा को अनुशासित किया गया, उन प्रवक्ता महोदय को अनुशासित किया गया। आज तक उनकी हमने आवाज नहीं सुनी है, वो चुपचाप कहीं अकेले में पड़े हुए। लेकिन अगर इसी तरह का वक्तव्य हिंदू सेना ने या किसी ऐसे तत्व ने दिया होता जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में नहीं जाता है, उनसे अनुशासित नहीं होता है, तो वो उनके कहने पर अनुशासित नहीं होते, चुप नहीं होते। ऐसे में नरेंद्र मोदी को उन्हें गिरफ्तार कराना पड़ता, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी पड़ती, इससे उनकी हिंदुत्ववादी छवि के ऊपर विपरीत असर पड़ता। तो ऐसी परिस्थिति दोबारा पैदा न हो, इसीलिए कौओं और गरुड़ों में अंतर किया जा रहा है। कौए वो हैं जो उनकी मर्जी के मुताबिक सांप्रदायिक घृणा नहीं परोस रहे हैं, और गरुड़ वो हैं जो उनकी मर्जी के मुताबिक सांप्रदायिक उड़ाने भर रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2025 में गैर संघी हिंदुत्ववादी ताकतों को अनुशासित करने के लिए नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत को मिलजुल कर कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। अब आइए उनकी तीसरी बेचैनी के ऊपर, जो बहुत ही महत्वपूर्ण बेचैनी है, क्योंकि इस बेचैनी का पूरा संबंध उनके चुनावी प्रदर्शन से है। और वो बेचैनी है कि मध्य वर्ग की दो प्रमुख अभिव्यक्तियों को नाराज होने से कैसे रोका जाए। देखिए, भारतीय मध्य वर्ग को हम चाहें तो दो हिस्सों में बांट कर देख सकते हैं। एक मध्य वर्ग जो कि खेतिहर पेशों में लगा हुआ है, दूसरा मध्य वर्ग जो शहराती है और जो नौकरियों की तलाश में है। जो खेतिहर पेशों में लगा हुआ मध्य वर्ग है, उसकी नुमाइंदगी करते हुए किसान नेता डल्लेवाल इस वक्त अनशन कर रहे हैं, और वो जिंदगी और मौत के झूले में है। किसी भी वक्त उनके स्वास्थ्य के ऊपर
कोई कहर गिर सकता है और एक वो दुखद घटना घट सकती है जो हम सब चाहते हैं कि ना घटे। हम सब लोग डल्लेवाल के साथ हैं। हम लोग चाहते हैं कि डल्लेवाल की मांग केंद्र सरकार सुने, उनको बातचीत के लिए बुलाए ताकि उनका अनशन खत्म हो। और दूसरी ओर है शहराती मध्यवर्ग। शहराती मध्यवर्ग की खबर, इसके ऊपर हम 4 PM पे कल भी चर्चा कर चुके हैं। हम लोग जानते हैं कि ये शहराती मध्यवर्ग इस वक्त कर्ज में डूबा हुआ है। वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है, उनको इंजीनियर बनाना चाहता है, डॉक्टर बनाना चाहता है, उनको MBA कराना चाहता है, मैनेजमेंट की डिग्री दिलाना चाहता है, लेकिन पढ़ाने के लिए उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं है। उसके पास रोजगार की भी कमी है, उसकी आमदनी भी घट रही है। ऐसे में उसको कर्ज लेना पड़ता है। कर्ज लेने में एक नई तरह का कर्ज सामने आया है, इसको गोल्ड लोन कहते हैं। हम लोग इस पर 4 PM पे चर्चा कर चुके हैं। गोल्ड लोन कहते हैं, यानी जब से सोने की कीमतें बढ़ी हैं तब से लोगों को लगने लगा है कि उन्होंने जिस दर से सोना खरीदा था उससे कहीं ज्यादा कर्जा उस पर मिल सकता है। इसलिए बहुत लोगों ने बैंकों में अपना सोना गिरवी रखकर कर्ज ले लिया है। अब स्थिति यह है कि बहुत बड़े पैमाने पर गोल्ड लोन का NPA हो रहा है। नॉन परफॉर्मिंग गोल्ड लोन जो है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स उसमें बढ़ती जा रही हैं और लोगों का सोना बैंक में पड़ा हुआ है, वो उसका न कर्ज दे पा रहे हैं और ना मूलधन चुकता कर पा रहे हैं। ये स्थिति है। आप इससे समझ सकते हैं कि पूरा मध्य वर्ग आजकल किस स्थिति का किस संकट का शिकार है। ये पूरा संकट भारतीय अर्थव्यवस्था के संकट की ओर इशारा करता है। एक तरफ खेतिहर मध्य वर्ग है, यानी जो बाजार के लिए फसलें पैदा करने वाले जो किसान हैं, जो MSP के ऊपर, न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर जिनकी पूरी आमदनी टिकी हुई है। एक तो उन किसानों की समस्या है और दूसरी ओर उस मध्यवर्ग की समस्या है जो कि शिक्षित है, विश्वविद्यालयों से निकला है, लेकिन जिसके बच्चों को नौकरी नहीं है, जिनके बच्चों के पास डिग्रियां हैं या डिग्रियां वो लेना चाहते हैं। डिग्रियां लेने के लिए उनके अच्छे पेशेवर मैनेजमेंट स्कूलों में पढ़ाने के लिए, मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाने के लिए, इंजीनियरिंग कॉलेजों में पढ़ाने के लिए फीस देने लायक पैसे नहीं है। ऐसी स्थिति में ऐसा मध्यवर्ग तरह तरह से महंगे कर्ज ले रहा है और वो अब कर्ज के फंदे में भी पूरी तरीके से फंस गया है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि अगर ये 3 बेचैनियां नरेंद्र मोदी की 2025 में बढ़ती चली गई, अगर दिल्ली और बिहार में भारतीय जनता पार्टी को अपेक्षित चुनावी प्रदर्शन करने में कामयाबी नहीं प्राप्त हुई, अगर हिंदुत्ववादी शक्तियां गैर संघी हिंदुत्ववादियों को जो अनुशासित होने के लिए तैयार नहीं है, जिनकी ऊपर लगाम नहीं कसी जा सकती, उनके मुताबिक उनको राजनीति करने से रोका न जा सका, अगर खेतिहर और शहराती मध्यवर्ग को संतुष्ट नहीं किया जा पाया, तो क्या स्थिति होगी? 2025 खत्म होते होते नरेंद्र मोदी के खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी जमा हो जाएगी। ये एंटी इनकम्बेंसी 3 तरह की होगी। दिल्ली और बिहार हारने के कारण पार्टी के अंदर नरेंद्र मोदी की साख गिर जाएगी। ये हो जाएगा, ये चारों तरफ फैल जाएगा कि इनके नाम पर अब उस तरीके से वोट नहीं मिलते। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी, जो हरियाणा में और महाराष्ट्र में उसने दावेदारियां की हैं कि हमने चुनाव जिताया है, इस प्रकार की दावेदारियां फिर से दोबारा नहीं कर पाएगा। एक तो वो समस्या वहां पैदा होगी, साख की समस्या पैदा होगी। दूसरी समस्या ये पैदा होगी कि नए हिंदुत्ववादी जब जामा मस्जिद के ऊपर दावेदारियां करेंगे, जब अजमेर की दरगाह जैसे जियारत करने वाले तीर्थ स्थलों के ऊपर दावेदारियां करेंगे, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि खराब होगी। मोदी सरकार की उसमें नाक कटेगी। अब कांग्रेस का शासन तो है नहीं जहां पे इस तरह के तत्वों को बहुत बढ़ावा दिया जाता था। वो एक समस्या पैदा होगी। और अगर किसान लगातार इसी तरीके से आंदोलन करते रहे और नौकरी पेशा शहराती मध्यवर्ग की स्थिति उसी तरीके से खराब होती गई, तो बहुत बड़े पैमाने पर उस मध्यवर्ग में नाराजगी पैदा होगी, उन नौजवानों में नाराजगी पैदा होगी जिन्होंने पिछले 3 चुनावों में नरेंद्र मोदी को वोट देकर सत्ता में पहुंचाया है। वो स्थितियां नरेंद्र मोदी के लिए बहुत ही नाखुशगवार होंगी और कह नहीं सकते कि जब 2025 खत्म होने को होगा तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ कितनी एंटी इनकम्बेंसी जमा हो जाएगी। उस सूरत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंदर और बाहर इन पहलुओं पर विचार होने लगेगा। क्या नरेंद्र मोदी उनकी भविष्य की राजनीति के लिए एक मुफीद नेता है? उनके नेतृत्व को जारी रखना चाहिए या उनसे कहा जाना चाहिए कि अब आप अपना रिटायरमेंट पैकेज ले लीजिए। आपको लगता होगा मैं बार बार नरेंद्र मोदी के रिटायरमेंट पैकेज की चर्चा करता हूं, लेकिन ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मेरा मानना है कि ये भारतीय राजनीति और लोकतंत्र का पूरे 2025 के अंदर एक महत्वपूर्ण सवाल बना रहेगा कि क्या नरेंद्र मोदी रिटायरमेंट पैकेज लेने के
नजदीक पहुंच रहे हैं और उसका फैसला इन्हीं 3 समस्याओं के जरिए होगा। अगर ये तीनों चीजें भाजपा के पक्ष में जाती हैं तो नरेंद्र मोदी की बल्ले-बल्ले है, और अगर भाजपा के पक्ष में नहीं जाती हैं तो आप समझ लीजिए उनकी राजनीति का अंत निकट आ रहा है। और मुझे लगता है कि इसकी संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि 2 में से 1 चुनाव हारना तो कम से कम भाजपा के लिए तय है। दिल्ली चुनाव जीतना भाजपा के लिए बहुत ही मुश्किल है, लगभग ना के बराबर इसकी संभावना है। बिहार में भी वो कैसा प्रदर्शन करेंगे, उसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं। हम देख रहे हैं कि रोज भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता क्या कह रहे हैं और नीतीश कुमार की राजनीति क्या है, किस तरह लालू यादव ने अपने दरवाजे नीतीश कुमार के लिए खोल रखे हैं। तो ये सारी की सारी एक खास तरह की बिहार में पेचीदा राजनीति हो रही है, और हिंदुत्ववादी ताकतें अब जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ताबेदारी में नहीं है, वो अपनी राजनीति अलग तरीके से कर रही हैं। वो भाजपा और नरेंद्र मोदी के लिए नई बेचैनियां पैदा कर रही हैं, और शहरी मध्य वर्ग और देहाती मध्य वर्ग दोनों मिलकर जो आर्थिक विफलताएं हैं नरेंद्र मोदी की, उनको और रेखांकित कर रहे हैं। पूरा 2025 नरेंद्र मोदी के लिए बेचैनी भरा वर्ष होने वाला है। आज बस इतना ही। धन्यवाद।